फायर एंड ब्लड किताब की स्टोरीज यानी कि हाउस टारगेरियन से रिलेटेड स्टोरीज। इसमें हमें ज्यादा बाकी हाउसेस के बारे में जानने नहीं मिलता, बट ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज में बाकी के हाउसेस भी कई बार आते ही रहते हैं। आज के ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट स्टोरी में आने वाले हैं हम सभी के चहित है सच्चाई के भक्त हाउस स्टार्क। ये वाला वीडियो भी 50 एसी में ही बसा है और ये एक अनोखे इवेंट के बारे में होगा जो हुआ था नॉर्थ में द वॉल पे। इस चैप्टर को जानने के पहले चैप्टर 16 का एक छोटा रिकैप करना होगा। सो अगर आपको याद है तो चैप्टर 16 में मैंने आपको बताया था कि कैसे रीजेंट क्वीन एलिसा टारगेरियन के दरबार में सभी मेगोर द क्रूअल के सपोर्टर्स को एक एक करके सजा दी गई थी। इसी में मेगोर के सातों किंग्सगार्ड को भी सजा दी गई थी। मेगोर के सातों किंग्सगार्ड्स में से दो को तो फांसी की सजा दी जाती है क्योंकि उन्होंने क्वीन सेरिस हाईटावर को मार दिया था, और दूसरा एक किंग्सगार्ड वाला बंदा ट्रायल बाय कॉम्बैट में मार गिराया जाता है। बट बाकी के जो 4 बचे हुए किंग्सगार्ड होते हैं उन्हें नाइट्स वॉच में भेजा गया था। वैसे तो स्मॉल काउंसिल में सभी लोग चाहते थे कि इन चारों को भी फांसी दी जाए, बट बॉय किंग जहेरिस सोचता है कि किंग्सगार्ड जैसे वॉरियर्स की नाइट्स वॉच में जरूरत पड़ सकती है, तो क्यों ना उन्हें वॉल पे भेजा जाए। वैसे तो बॉय किंग जहेरिस का ये डिसीजन 49 एसी में काफी अच्छा था। ऐसा लगता है मानो छोटे राजा जहेरिस ने यहाँ पे समझदारी दिखाई थी, बट छोटे राजा को जल्दी पता चलता है कि इंसान जो सोचता है वैसा हमेशा होता नहीं। उसने सोचा था कि वॉल पे भेजे जाने पर किंग्सगार्ड अच्छे से काम करेंगे, बट कुछ उल्टा ही होने वाला था। सो वॉल पे भेजे गए ये 4 किंग्सगार्ड थे सर ओलिवर ब्रैकन, सर रेमंड मैलरी, सर साइमन क्रेन एंड सर जॉन टॉलेट। सो अब इन चारों में सर ओलिवर ब्रैकन और सर रेमंड मैलरी वही 2 किंग्सगार्ड है जो एक रात अचानक मेगोर को छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने सीधा जहेरिस के सामने घुटने टिका दिए थे। ऐसा करके उन दोनों ने किंग्सगार्ड के वाउस को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा था। अब ये चारों किंग्सगार्ड थे, मतलब आप समझ ही सकते होंगे कि ये चारों अच्छे तगड़े नाइट्स भी थे। वॉल पे मौजूद बाकी सब दूसरे नाइट्स वॉच के लोग यानी कि जिन्हें हम कहते हैं रेंजर्स, ये रेंजर्स वैसे एरे गेरे चोर लुचक्के और कुछ हरामी रेपिस्ट वगैरह से बने हुए होते हैं। ऑब्वियसली वॉल पे ऐसे सब लोगों के बीच में ये किंग्सगार्ड वाले नाइट्स बहुत ही पावरफुल बंदे होते हैं। सबसे पहले तो ये चारों कैसल ब्लैक पे आते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है लॉर्ड कमांडर लोथर बर्ली के साथ में। लॉर्ड कमांडर ऑफ द नाइट्स वॉच लोथर बर्ली उन्हें कुछ अलग अलग फोर्ट्स पे असाइन करता है और हुक्म देता है कि उन फोर्ट्स पे यानी कि किलों पे अच्छे से काम करना और अपनी अच्छी सी लीडरशिप दिखाना। तो दोस्तों अब हम तो जानते हैं कि द वॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है कैसल ब्लैक, बट वॉल पर ऐसे ही टोटल 19 अलग अलग किले और गेट्स है और इन 19 फोर्ट्स में सर जॉन टॉलेट को स्टोन डोर का फोर्ट और सर साइमन क्रेन को ग्रे गार्ड के फोर्ट पे भेजा जाता है। अब इन दोनों पुराने मेगोर के किंग्सगार्ड की कहानी तो यहीं पे खत्म होती है। वो दोनों भी अपने अपने किलों पर अच्छे से रेंजर बन के काम शुरू करते हैं, बट दूसरे तरफ लॉर्ड कमांडर ऑफ द नाइट्स वॉच लोथर बर्ली सर रेमंड मैलरी को सेबल हॉल नाम का और सर ओलिवर ब्रैकन को राइम गेट नाम का फोर्ट असाइन करते हैं। अब ये दोनों कमीने मेगोर के भगोड़े वाले ओथ ब्रेकर किंग्सगार्ड थे और इन्हें इतनी अथॉरिटी देना अच्छा डिसीजन नहीं था, बट इन सब चीजों को लॉर्ड कमांडर ऑफ द नाइट्स वॉच लोथर बर्ली ने ज्यादा कंसीडर नहीं किया था। सर रेमंड मैलरी और ओलिवर ब्रैकन को उनके उनके वॉल के फोर्ट्स का किलेदार बनाया जाता है और दोनों किंग्सगार्ड को इन खराब फोर्ट्स को ठीक करना होता है। उन दोनों को अपने अपने किलों पर नाइट्स वॉच के लिए एक अच्छे से बेस खड़ा करना था। लॉर्ड कमांडर लोथर बर्ली तो चाहते थे कि ये दोनों अपने अपने कैसल पर अच्छे से लीडरशिप दिखाए, बट ये दोनों डेढ़ शाने कुछ और ही कर डालते हैं। सो ये सर रेमंड मैलरी और सर ओलिवर ब्रैकन अपने अपने फोर्ट्स को उनकी सीट बना देते हैं और बोलते हैं कि अब से हम उस किले के लॉर्ड हैं, ये नाइट्स वॉच वगैरह सब गया भाड़ में। ऐसा खुद को लॉर्ड बनाने के बाद में वो दोनों नजदीक बसे गांव की कुछ लड़कियों को उठा लाते हैं और उनके साथ बिंदास संबंध बनाते हैं। ये ऐसी सब हरकतें करके उन्होंने नाइट्स वॉच की हजारों सालों की परंपराओं को सीधा तोड़ दिया था। नाइट्स वॉच की वॉव्स मतलब पूरे वेस्टरोस की बहुत ही सेक्रेड वॉव्स होती है और उन्हीं को उन्होंने तोड़ दिया। इन दोनों फोर्ट्स के ज्यादातर नाइट्स वॉच के रेंजर्स ने बिंदास ब्रैकन और मैलरी को सपोर्ट किया क्योंकि उनको भी वहां पे मजे करने मिल रहे थे, बट कुछ अच्छे रेंजर्स ऐसे थे जो वहां से भाग के कैसल ब्लैक पे वापस आते हैं। वो वहां पर आके बताते हैं कि कैसे उनके कैसल्स पर एक बगावत यानी
कि म्यूटिनी हो गई है। लॉर्ड कमांडर लोथर बर्ली ने सोचा कि ये दोनों भी बहुत ही तगड़े नाइट्स होंगे क्योंकि वो फॉर्मर किंग्सगार्ड है। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही उन दोनों कैसल्स पे हमला करते हैं तो हमारे कई सारे रेंजर्स मारे जा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए लॉर्ड कमांडर ने सीधा विंटरफेल में रेवन भेजा और मदद की डिमांड की। विंटरफेल में यह खबर जैसे ही पहुंचती है वैसे वहां से विंटरफेल का लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क वॉल की तरफ निकलता है। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे बता दूं कि मैंने गोल्डन वेडिंग वाले चैप्टर 17 में आपको बताया था कि विंटरफेल के लॉर्ड ब्रैंडन स्टार्क थे और उन्हें दो बेटे यानी कि बड़ा बेटा वॉल्टन और दूसरा छोटा बेटा एलेरिक था। बट गोल्डन वेडिंग के आसपास ये ब्रैंडन स्टार्क काफी ओल्ड थे और एक्चुअली गोल्डन वेडिंग से वापस विंटरफेल लौटने के समय लंबे जर्नी के बीच में ही उनकी बुढ़ापे की वजह से मौत हो जाती है। उसी के बाद में उनका बड़ा बेटा वॉल्टन विंटरफेल का लॉर्ड बनता है। सो ये वॉल्टन स्टार्क राइमगेट के किले पे कुछ 200 तगड़े स्टार्क मेन एट आर्म्स और नाइट्स वॉच के कुछ एक्स्ट्रा 200 रेंजर्स लेके अटैक करता है। कुछ ही घंटे चले छोटे से बैटल में लॉर्ड वॉल्टन जाबाजी से लड़कर राइमगेट के किले को हासिल करते हैं। लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क खुद हाउस स्टार्क के लेजेंडरी वलेरियन स्टील तलवार आइस से सर ओलिवर ब्रेकन को बिहेड करते हैं। सो इस तरीके से लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क राइमगेट का किला तो आसानी से जीत लेते हैं, बट देन वो फिर क्विकली नजदीक बसे हुए सेबल हॉल के कैसल पर भी अटैक करते हैं। स्टार्क्स और नाइट्स वॉच की एक कंबाइंड यूनाइटेड आर्मी आते हुए देख के सेबल हॉल पे मौजूद सर रेमंड मैलरी के कई सारे रेंजर्स सीधा सरेंडर कर देते हैं। जैसे ही ये बात सर मैलरी देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अभी उनकी कुछ खैर नहीं। कुछ ही टाइम में लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क और उनके साथी सेबल हॉल के किले पे पहुंचते हैं और उनके सामने से दगाबाज सर रेमंड मैलरी और उसके कुछ रेंजर साथी भाग जाते हैं, बट वो जाते हैं बियॉन्ड द वॉल। तो लॉर्ड वॉल्टन को लगता है कि उसे पकड़ के लाना चाहिए और उसे सजा देनी चाहिए, बट सेबल हॉल के कुछ रेंजर्स लॉर्ड वॉल्टन को सजेस्ट करते हैं कि बियॉन्ड द वॉल नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पे लॉर्ड वॉल्टन उनकी बिल्कुल नहीं सुनते। वो कहते हैं कि कमीने ओथ ब्रेकर रेमंड मैलरी को पकड़ के बिहेड करना जरूरी है और यही हाउस स्टार्क का धर्म भी है। इसीलिए लॉर्ड वॉल्टन बियॉन्ड द वॉल जाने का एक बहुत ही डेंजरस फैसला लेते हैं। लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क के इस बियॉन्ड द वॉल वाले मिशन में यही कुछ 20 स्टार्क सोल्जर्स थे और 10 रेंजर्स थे। सर रेमंड मैलरी और उसके कुछ साथी आगे और उनके पीछे लॉर्ड वॉल्टन और उनके कुछ स्टार्क सोल्जर्स। ऐसा कुछ एक बहुत ही तगड़ा चेस सीक्वेंस शुरू होता है, बट ये चेस कुछ ही टाइम में खौफनाक हॉन्टेड फॉरेस्ट में पहुंचती है। बियॉन्ड द वॉल के सभी लोकेशंस में ये हॉन्टेड फॉरेस्ट मतलब एक बहुत ही खतरनाक लोकेशन है जहां पे कुछ जायंट्स रहते हैं और कुछ बहुत ही काली शक्तियां मौजूद है। यहीं पे फॉरेस्ट में अचानक से कुछ अजीबोगरीब इवेंट्स होने लगते हैं और एक एक करके सभी रेंजर्स की यहाँ वहाँ चीखें सुनाई देने लगती है। सब लोग डर जाते हैं, बट एक एक करके सभी की लाशें मिलने लगती है। किसी को कुछ समझता नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है, बट कुछ समझने के पहले अचानक सबका सामना होता है हॉन्टेड फॉरेस्ट के कुछ जायंट्स के साथ में। अब एग्जैक्टली उस डेडली शोडाउन में क्या हुआ उसकी कुछ खबर नहीं है, बट 2 महीनों के बाद में एक स्टार्क मेन एट आर्म्स विंटरफेल में लौट के आता है। इस बंदे का एक हाथ नहीं था और ना ही वो घुटने टिका सकता था। वो बस लॉर्ड एलारिक स्टार्क के सामने बो करके उन्हें आइस की तलवार देता है। वो इमोशनल आवाज में कहता है कि माय लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क इज नो मोर, ही इज डेड। ये न्यूज सुनते ही विंटरफेल के भरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है और इसके बाद में वो एक हाथ वाला स्टार्क सोल्जर आगे पूरी दास्तान सुनाता है। माय लॉर्ड, हॉन्टेड फॉरेस्ट में हम बगावत करने वाले रेंजर्स का पीछा कर रहे थे, बट तभी हम सभी पर जायंट्स ने हमला किया। मैं एक जायंट से बच गया था, बट दूसरा एक जायंट मेरे घोड़े को उड़ा देता है। कुछ मिनट्स के लिए तो मैं बेहोश हो गया था और मुझे कुछ याद नहीं कि वहां पे क्या हुआ था, बट जब मैं होश में आया तब मैंने देखा कि मेरा एक हाथ पूरा टूटा हुआ है और मेरे आजू बाजू में कई सारे लाशें गिरी थी। मुझे और भी चीखें सुनाई दे रही थी क्योंकि बाकी स्टार्क सोल्जर्स, रेंजर्स और लॉर्ड वॉल्टन वहां पे जाबाजी से लड़ रहे थे। जमीन पे एक जायंट इंजर्ड होके भी गिरा था, बट बाकी के 2 जायंट्स ने मेरे सामने सभी के एक एक करके टुकड़े करने शुरू कर दिए। यहाँ पे फिर भी लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क अच्छे से लड़ रहे थे और वो एक जायंट के साथ 1-on-1 भिड़ गए। ये ऐसे फाइट करते करते
लॉर्ड वॉल्टन ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एक जोर से आवाज दी, आइस टेक इट टू विंटरफेल, रन नाउ। मेरे सामने आइस की तलवार गिरी थी और वो उठा के मैं भाग गया। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं वहां से भागा, आई एम सॉरी। ऐसा कह के वो स्टार्क मैन एट आर्म्स वहीं पे रोने लगता है। इतना टाइम आइस की तलवार उस सोल्जर के हाथ में ही होती है, बट लॉर्ड एलारिक स्टार्क वो तलवार अपने हाथ में लेके कहते हैं, तुमने हाउस स्टार्क के लिए जो काम किया है उसके लिए धन्यवाद, बट क्या तुम बता सकते हो कि मेरे भाई वॉल्टन के साथ में क्या हुआ? तो वो सोल्जर रोते रोते कहता है, माय लॉर्ड, लॉर्ड वॉल्टन का हुक्म सुनते ही मैं आइस तलवार को लेके सीधा वॉल की तरफ भागने लगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद में मैंने लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क की एक आखिरी चीख सुनी। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तब जायंट ने लॉर्ड वॉल्टन के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये सुनने के बाद में फाइनली लॉर्ड एलारिक स्टार्क के आंखों में से भी आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उनके भाई को बेरहमी से मारा गया था। उस सोल्जर के वो गले लगते हैं और वो वापस उसे थैंक यू बोलते हैं। ये रेगुलर मैन एट आर्म्स स्टार्क सोल्जर इतिहास के पन्नों में तो बेनाम रहा, बट उसी के वजह से हाउस स्टार्क की लेजेंडरी वलेरियन स्टील तलवार आइस वापस विंटरफेल में आई थी। उसका एक हाथ पूरा टूट गया था, बट उसने अपने दूसरे हाथ में स्टार्क्स की हेवी आइस जैसी तलवार उठा के लाई थी और उसने अपने लॉर्ड वॉल्टन का आखिरी हुक्म माना था। स्टार्क्स के शान आइस को उसने वापस विंटरफेल में लाया। उसी दिन लॉर्ड एलारिक स्टार्क लॉर्ड ऑफ विंटरफेल बनता है और वो अपने भाई वॉल्टन के लिए क्रिप्ट ऑफ विंटरफेल में एक टूम बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने भाई वॉल्टन के मौत का जिम्मेदार किसी जायंट को नहीं मानता, बल्कि यंग किंग जहेरिस को मानता है। न्यू लॉर्ड ऑफ विंटरफेल एलारिक स्टार्क जहेरिस पे बहुत गुस्सा होता है। वो कहते हैं कि हरामखोर ओथ ब्रेकर किंग्सगार्ड को वॉल पे भेजने की क्या जरूरत थी। दैट फूल बॉय किंग फॉरगॉट दैट वंस एन ओथ ब्रेकर ऑलवेज एन ओथ ब्रेकर। दूसरे तरफ बिलीव इट और नॉट, बट उन जायंट्स के हमले में सर रेमंड मैलरी और 2 रेंजर्स एक्चुअली बच के निकलते हैं, बट उनका सामना एकदम डीप बियॉन्ड द वॉल के रीजन में थेंस नाम के वाइल्डिंग के साथ होता है। रिमेंबर दिस थेंस वाइल्डिंग्स फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स? जी हाँ, इन्हीं के साथ सर रेमंड मैलरी का पंगा हो जाता है। ये थेंस बहुत ही खूंखार कैनिबल वाइल्डिंग्स होते हैं जो इंसानों को ही खा जाते हैं। सर मैलरी जायंट से तो बच जाते हैं, बट ये थेंस वाइल्डिंग्स सर रेमंड और उसके दूसरे एक साथी के टुकड़े टुकड़े करके मस्त भुर्जी बनाकर खा जाते हैं। वो दूसरे एक नाइट्स वॉच के रेंजर का भी एक हाथ काटते हैं और उसे कैस्ट्रेट करके उसे वॉल पे भेज देते हैं। वो रेंजर वॉल पे आता है और वो सभी को बता देता है कि कैसे सर रेमंड को वहां पे वाइल्डिंग्स ने खा दिया और सभी रेंजर्स में से वो कैसे सिर्फ अकेला बचा। सो गाइज, दैट्स द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ लॉर्ड वॉल्टन स्टार्क वर्सेस जायंट्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो एंड करने के पहले मैं एक चीज अनाउंस करूंगा, एंड दैट इज आज से मैं हर वीडियो के आखिरी पार्ट यानी कि इस आउट्रो में आपके कुछ एक सवाल का 1 मिनट में आंसर देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके हाउस ऑफ द ड्रैगन और सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया के कुछ डाउट्स क्लियर हो सके। सो एपिसोड 4 में कई लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि रेनिरा स्टॉर्म सेंड पर दुल्हा नहीं बट उसका हैंड ऑफ द क्वीन ढूंढने आई थी। It's unseemly for him to put himself forward as a contender for my hand. जब रेनिरा यहाँ पे हैंड के बारे में बोल रही थी, मतलब वो शादी में दिए जाने वाले हैंड के बारे में बोल रही है। यहाँ हैंड मतलब हैंड ऑफ द किंग या क्वीन नहीं है। आप लोग एक मुहावरे को लिटरली समझ रहे हो। अब हम हिंदी में भी बोलते हैं ना कि किसी लड़की का हाथ शादी में मांगना, तो वैसे ही इंग्लिश में भी आस्किंग फॉर एन हैंड मतलब शादी का रिश्ता होता है, ना कि हैंड ऑफ द क्वीन। सो आई होप मैंने ये डाउट आप सभी का क्लियर किया हो। अगर आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है तो मैं ऐसे आउट्रो में उसके आंसर्स देता रहूंगा। सो गाइज, नाउ दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।